हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें हम कवर करेंगे कि हम कैसे कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस करते हैं, सॉल्युबिलिटी के बारे में और वेपर प्रेशर के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, जिसमें इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मास परसेंटेज W/W के बारे में। जब हम कंसंट्रेशन को उसके मास के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं मास परसेंटेज W/W। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यहाँ हम एक बात नोट करेंगे कि हम 100 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। जब हम 10 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो हम उसे कहते हैं 10% W/W ग्लूकोज। इसके बाद नेक्स्ट आता है वॉल्यूम परसेंटेज। तो जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, इसमें हम कॉन्सेंट्रेशन को उसके वॉल्यूम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसके बाद आता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज W/V। It is defined as the mass of a solute dissolved per 100 ml of the solution। यानी हम एक सॉल्यूट को 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व करें। तो इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू 100। तब ये वही एग्जांपल लेते हैं कि जब हम सॉल्ट को सपोज 25 ग्राम सॉल्ट को 100 ml वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें 25% W/V सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है पार्ट्स पर मिलियन। जब हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो 1 मिलियन में उसका कितना पार्ट होगा, तब हम उसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। जैसे हम परसेंटेज W/W, V/V और W/V को पार्ट्स पर मिलियन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमें ये बताएगा कि वो कंपोनेंट पर 10 लाख ऑफ सॉल्यूशन में कितना उसका परसेंटेज है। तो इसका कुछ फॉर्मूला ऐसे होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स बाय टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6 यानी 1 मिलियन और 10 लाख। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है मोलारिटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में हम कितने मोल्स को डिसॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलारिटी को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 2.46 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन वाटर सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। और जैसे हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM क्यूब और 1 ml जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो सबसे पहले हम NaOH का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, जो होगा 40 प्लस 16 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 40। फिर हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ NaOH, जो होता है गिवन मास बाई मोलर मास, यानी 2.46 ग्राम जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है डिवाइडेड बाई मोलर मास जो होता है 40। इसे कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 0.0615 मोल्स। इसके बाद हम मोलारिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू 100। और क्योंकि हमने यहाँ मिलीलीटर लिया है इसीलिए हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम जब सारे वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगा 0.615 मोल्स पर लीटर। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है मोलालिटी, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन होता है द टोटल मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी 1 kg सॉल्वेंट में कितने टोटल मोल्स होंगे सॉल्यूट के। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई kg ऑफ सॉल्वेंट, और इसका यूनिट होता है मोल्स पर kg।
तो इसे समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन containing 20.7 gram of K2CO3 is dissolved in 500 ml of solution। जैसे हमें पता हो तो सोल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, सो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें मिलेगा 500 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। तो जब हम 500 से 20.7 को माइनस करेंगे तो हमें सॉल्वेंट का मास मिलेगा जो होगा 479.3 ग्राम। अब हम K2CO3 का मोलर मास निकालेंगे जो हमें मिलेगा 138 ग्राम, और मोल्स ऑफ K2CO3 होगा गिवन मास बाई मोलर मास जो होगा गिवन मास यानी 20.7 डिवाइडेड बाई 138, जिससे हमें आंसर मिलेगा 0.15 मोल्स। अब हम मोलालिटी का फॉर्मूला यहाँ डालेंगे जो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बट क्योंकि यहाँ हमने मास ग्राम में लिया है इसीलिए हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम यहाँ पे 0.15 डिवाइडेड बाई 479.3 करेंगे और उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे केजी में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमें मिलेगा 0.313 मोल्स पर केजी या स्मॉल m। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म को देखते हैं जो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो हमें किसी भी सोल्यूशन के कंपोनेंट्स के मोल उस पूरे सोल्यूशन के मोल्स में कितने भाग यानी कितने रेशियो में प्रेजेंट है वो बताता है। इसे हम x से डिनोट करते हैं। तो हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सोल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट है B और सल्यूट है, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का होगा XB और मोल फ्रैक्शन सल्यूट का होगा XA। तो हम XB को लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सल्यूट यानी NB डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स यानी Na प्लस NB। सिमिलरली हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को लिख सकते हैं XA इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट यानी Na। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस के मैक्सिमम अमाउंट यानी किसी भी सब्सटेंस के अधिकतम मात्रा को हम एक सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व यानी घोल सकते हैं। और हम यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करेंगे कि हम सॉल्युबिलिटी को एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर को चेंज करने से सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि सल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर और इंटरैक्शन जो होता है उनके बीच। अगर उनके बीच अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर जाएगा बहुत ही आसानी से। इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर साइज ऑफ सल्यूट। जितना छोटा होगा सल्यूट का साइज उसे उतने ही आसानी से सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि छोटे साइज होने के कारण ज़्यादा मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। इसके बाद आता है पोलैरिटी। यहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट को डिसॉल्व करता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट को डिसॉल्व करता है। इसके बाद हमने डेफिनेशन में देखा ही था कि ये स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे डिफाइन होता है, इसीलिए टेम्परेचर चेंज करने से भी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाता है और प्रेशर से भी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाता है। हेनरी लॉ एक गैस लॉ है जिसमें बताया गया कि एक गैस का अमाउंट जो लिक्विड में डिसॉल्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के पार्शियल प्रेशर से जो उस लिक्विड के ऊपर बनता है। यानी जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उस गैस का लिक्विड सरफेस के ऊपर, उतना ही ज़्यादा वो गैस उस लिक्विड में डिसॉल्व करेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी वो चेंज नहीं होते। तो इसका हम ये फॉर्मूला देख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस इज इक्वल टू
पार्शियल प्रेशर इनटू हेनरी लॉस कांस्टेंट। इस लॉ को इस प्रकार भी स्टेट किया जा सकता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन से। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि partial pressure of gas above liquid is directly proportional to mole fraction of that gas dissolved in liquid। और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जिसे हम हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हेनरी लॉ के एप्लीकेशन को, यानी उसे कहाँ उपयोग में लिया जाता है। तो जैसे हमें पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व किया जाता है, तो इसीलिए कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को हाई प्रेशर में सील किया जाता है ताकि ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस को हम डिसॉल्व कर सके। इसी कारण से जब भी कोल्ड ड्रिंक बॉटल के ढक्कन को हम खोलते हैं तो गैस हमेशा ऊपर की ओर आने की कोशिश करती है क्योंकि वो हाई प्रेशर में सील होती है यानी बंद होती है। इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट लॉ जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग एक वॉलेटाइल लिक्विड यानी ऐसा लिक्विड जो आसानी से गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसके सॉल्यूशन को हम जब लेते हैं तो पार्शियल प्रेशर हर एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता है तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। तो हम इसे मैथमेटिकली ऐसे डिनोट कर सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो है जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे का बढ़ते जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं वेपर प्रेशर का डेफिनेशन। वेपर प्रेशर को हम एक ऐसा प्रेशर समझ सकते हैं जब किसी भी लिक्विड सॉलिड वेपराइज होता है यानी वो भाप में बदलता है, तब वह वेपर जितना प्रेशर उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक्सर्ट यानी डालता है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि लिक्विड एक क्लोज कंटेनर में बंद है और उसके मॉलिक्यूल्स वेपर में बदल रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इस लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर लगाएंगे उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। पिछला एग्जांपल जो देखा था वो था लिक्विड सोल्यूशन का। अब हम देखते हैं कि सॉलिड को जब लिक्विड में, अब हम देखते हैं एग्जांपल सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन का, यानी जब सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जब भी हम सॉल्ट या शुगर या ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसे हम कहते हैं सोल्यूशन। तो जैसे हमें पता है वेपर प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ जब हम प्योर सॉल्वेंट जैसे वाटर को लेते हैं तो जितने भी मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर हैं वो सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं यानी एक ऐसा सोल्यूट जो वेपर में आसानी से कन्वर्ट ना हो, तो द वेपर प्रेशर सोल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स ऐड करने से सोल्यूशन के सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, इसीलिए वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। उसके बाद आता है ऐसे सोल्यूट जो वोलेटाइल होते हैं यानी आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे सोल्यूट को ऐड करने से वेपर प्रेशर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। उस पर डिपेंड करता है कि वो सोल्यूट किस टाइप का है। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।